बीजेपी, मैंने जैसे सवाल भी, सबसे बड़ा सवाल यही रखा, डैमेज कंट्रोल। अब ये जो इतना बड़ा वोट चंक चला गया, सीटें घट गई, 15 तकरीबन इधर घटी और कुछ सीटें इधर भी घटी, 6-7 सीटें इधर घटी, तो इसका जो रिवर्ट होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव, हरियाणा में भी चुनाव, झारखंड में भी चुनाव, एक तरफ आदिवासी वोट बैंक है, एक तरफ दलितों का बड़ा वोट बैंक है, तो क्या स्ट्रैटेजी अब बीजेपी की रहेगी? चलिए गरिमा जी, एक तो बहुत दिनों बाद आना आपके पास हुआ, अच्छा लग रहा है। और एक बात मैं कहूँ कि इस प्रोग्राम में गरिमा सबसे ज़्यादा असरदार रहती है जी, चाहे लोग चर्चा करें ना करें। दूसरी बात मुझे ये अच्छा लगा कि महेश वर्मा जी से भी ज़्यादा चिंता आप कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट छिटक गया, वो नहीं मान रहे। अब क्या इसको मैं कंट्राडिक्शन मानूं कि एक तरफ आप कहें कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने फॉल्स नैरेटिव चला के चुनाव को बदल दिया, फॉल्स नैरेटिव बनाकर अगर बदल दिया तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि नुकसान हुआ है। और अगर तो नुकसान नहीं हुआ है, कह रही है सर विजय जी, ये तो आंकड़ा कह रहे हैं साहब, नहीं आंकड़े नहीं, मेरे और महेश जी के और महेश जी कह रहे हैं, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि यदि दूसरी बात, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वो आप SC/ST रिजर्व सीट की बात कर रहे हैं, महेश वर्मा जी 156 सीट्स की बात कर रहे हैं जो डोमिनेट करती हैं OBC को, दलित को और SC सीट्स को, है ना। उसका आंकड़ा भी मैं बता दूं आपको, जो 2019 और 2024 के मुकाबले में जो 156 सीटें जो SC डोमिनेटेड सीट्स मानी जाती हैं, जिसका महेश वर्मा जी जिक्र कर रहे हैं, उसमें से NDA ने 34 सीटों का नुकसान हुआ है उसको। पिछली बार 91 थी, वो 57 रह गई, और इंडिया गठबंधन को 53 सीटों का फायदा हुआ है महेश जी, जो 93 हो गई है। ये तो फैक्ट्स की बात है। अब दूसरी बात करते हैं कि यदि, पहली बात एक और मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि यदि फॉल्स नैरेटिव बनाया गया, इसको मान लेते हैं, फॉल्स नैरेटिव बनता कैसे है? फॉल्स नैरेटिव बनता है आपके क्रेडेंशियल से, कि लोग उस फॉल्स नैरेटिव पर, यदि ऐसा है तो, मैं इसको नहीं कह रहा कि फॉल्स नैरेटिव है, लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि आपके क्रेडेंशियल्स ऐसे नहीं हैं। यदि आपके क्रेडेंशियल्स ये होते कि भाई आप संविधान नहीं बदलेंगे, तो किसी के कहने से बदल जाएगा क्या? मान लेंगे क्या लोग? लोग मान रहे हैं क्योंकि 2015 में आपने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। 2024 के चुनाव में आपके 10 नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि हम संविधान बदलेंगे। उससे पहले जब NDA की सरकार थी तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चेंज करने के लिए कमीशन बनाया, और आरक्षण को लेकर बार बार बात होती रही। फिर आपने जो EWS का जो किया रिजर्वेशन, तो वो सारी चीजें मिलकर एक फॉल्स नैरेटिव यदि कह लूं मैं, तो उसको भरोसा दिलाता है वोटर को कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो। एक बड़ी वजह ये रही ना, इससे नुकसान हुआ। लेकिन ये जो नुकसान हो गया विजय जी, डेंट पहुंचा और टैली पर आकर खड़ी हो गई भारतीय जनता पार्टी 240 की, 240, ये तो फैक्ट है, आंकड़ा है, कोई इसको खारिज नहीं कर सकता। लेकिन बाउंस बैक की कोशिशें अब बीजेपी किस तरीके से करेगी? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव, हरियाणा में चुनाव और झारखंड में चुनाव, और जैसा अभी जिक्र किया शमशाद साहब ने भी, अरुण जी ने भी, कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से ही एक्चुअली सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, जो ये सारा वोट है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे आपकी सरकार के मुख्यमंत्री होकर आज बोल रहे हैं। हालांकि वो पूरे चुनाव के दौरान 400 पार को बड़ा नारा के तौर पर कह रहे थे, लेकिन जब आज समझ में आई है बात तो इसको ये जिक्र कर रहे हैं। तो अब उसको सेटल करने के लिए आज आपने उदाहरण दिया कि उड़ीसा में मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है वो, जिसमें एक गैर आदिवासी गवर्नर रघुवर दास साहब झारखंड से आते हैं, वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री को शपथ दिला रहे हैं। और झारखंड में नुकसान ही रघुवर दास साहब के साथ हुआ था, शायद महेश जी को याद होगा। तो वो गैर आदिवासी का जो नुकसान, मुख्यमंत्री का नुकसान हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में किए, तो वो एक मैसेजिंग है। अब पॉलिटिक्स तो चलती पोजिशनिंग और परसेप्शन से है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्यों दलित राष्ट्रपति बनाते, फिर आप क्यों आदिवासी राष्ट्रपति बनाते, और फिर क्यों आप गिनाते कि 89 OBC मेरे पास सांसद हैं, 29 मंत्री मेरी सरकार में रहे हैं, मेरा प्रधानमंत्री OBC है। तो ये परसेप्शन और पोजीशनिंग की बात है ना। लेकिन विजय जी, मैं इससे थोड़ा सा आगे का सवाल अगर पूछूं आपसे जी, ये बाउंस बैक की
डैमेज कंट्रोल की क्या सूरत होगी? हमने देखा ओडिशा का मौका था बीजेपी के पास। नहीं, तो ये पहली वहाँ कोशिश चुनाव है, जीतने पहली का एक्सरसाइज। मौका था। हाँ, पहली हाँ, ये कोशिश। पहली एक्सरसाइज थी, मौका था बीजेपी के पास, बना दिया। और उड़ीसा जो है, आपको मैं जानकारी लेकिन दूं एक कि और मौका भी है क्या? जी हाँ, नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि उड़ीसा जो है आदिवासी प्रधान देश नहीं, वो हमको यहाँ से लगता है। वहां पे 23% आबादी है। हाँ, मात्र इतनी। हाँ, मात्र आदिवासी इतनी की। लेकिन आपको एक पोजीशनिंग करनी थी, आपको एक परसेप्शन बनाना था झारखंड के लिए, महाराष्ट्र के लिए, हरियाणा के लिए, तो आपने ये काम किया, बेहतर ये बात है। अध्यक्ष वाला एक और ट्रम्प कार्ड बचा है क्या बीजेपी के पास? भारतीय जनता पार्टी के पास अध्यक्ष का एक बड़ा काम है, जो अभी जेपी नड्डा साहब के बाद आना है, लेकिन उस पर गैस करना मेरी तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आजकल गैस करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप बार बार जिक्र करते रहे बंगारू लक्ष्मण साहब का। महेश वर्मा जी ने उस पर नहीं बोला, क्योंकि जो बंगारू लक्ष्मण साहब के साथ जो हुआ या जिस तरह की एग्जिट हुई, तो आपके 10 बार कहने पर भी महेश वर्मा साहब बंगारू लक्ष्मण को याद नहीं कर रहे कि वो एक दलित अध्यक्ष उन्होंने बनाया था। अब क्या वो फिर से दलित अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, ये तो पार्टी की लीडरशिप को देखना किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और आरएसएस की लीडरशिप सोच रही है कि कितना नुकसान हुआ और उसको किस तरह से पोजीशनिंग करके किया जा सकता है। और उनके पास ये मौका, सबसे बड़ा मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा साहब के बाद एक कोई दलित अध्यक्ष को या जो भी उनको पोजीशनिंग लगती है उसका इस्तेमाल किया जाए। ऐसी संभावना मुझे लगती है। लेकिन गैस दिया जा सके, कांग्रेस को जवाब दिया जा सके, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का उस तरह से फायदा नहीं। देखिए, परसेप्शन में क्या होता है कि आप कितने पावरफुल तरीके से कर रहे हैं। जैसे मोहन यादव का जिक्र किया, तो मोहन यादव तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के बराबर के नेता नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आते हैं तो आप ओबीसी लीडर के तौर पर आप करते हैं, तो सारा का सारा ओबीसी वोट आपकी तरफ देखने लगता है। तो पोजीशनिंग के साथ साथ आप कितने पावरफुल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पोजीशनिंग कर रहे हैं वो कितना पावरफुल है जी, ये सारे क्रेडेंशियल्स भी महत्वपूर्ण है। महेश वर्मा, मैंने डैमेज कंट्रोल का जिक्र किया, तो क्या मैं गरिमापूर्ण तरीके से ये सवाल आपसे पूछूं कि ये जो डैमेज हुआ है इसकी कंट्रोल करने की क्या स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी के पास? भाई, 2 मुफीद मौके थे, उनमें से एक मुफीद मौका आज हो गया, शपथ ग्रहण हो गई, एक दूसरा मौका 30 जून तक आना है। मैं भी बहुत गरिमापूर्ण तरीके से ही अपनी बात रखूंगा आपके आगे, और आपसे कोई चीज कहते हुए थोड़ा संकोच भी हो रहा है। लेकिन देखिए, जो आप बात कह रही हैं और जो विजय त्रिवेदी जी ने जिसको और शमशाद साहब ने जो बात रखी, उसी के दायरे में मैं अपनी बात को रखूंगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर नेक्स्ट जनरेशन की ग्रूमिंग नहीं होगी पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी में, तो एक नेतृत्व का जो संकट हमेशा आप देखती हैं इस देश में, एक परिवार के रूप में जैसा भी व्यक्ति हो, जिस तरह का भी हो, उसको लाके प्लांट कर दिया जाता है। एक परिवारवाद की जो परंपरा है, उसकी अगर कहीं सही मायने में अगर देखिए इस देश में, तो कांग्रेस उसका साक्षात नमूना है, जिसमें अभी तक कोई कार्यकर्ता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में उसका कार्यकाल कहीं दिखाई नहीं देता, जो कि हम लोग सर्वथा जो है राजनीति में इसको एक अनैतिक अगर कार्य कहें, जो कि एक प्रकार से अगर राजनीति में आप किसी कार्यकर्ता को, किसी वर्ग को, और भारतीय जनता पार्टी का तो ये बीजेपी लंबे टाइम तक कवर करते रहे, हम लोग भी कवर करते रहे, विजय जी और हम साथ साथ। दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद और निचले पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को कहीं अगर सम्मान मिले इस देश में। मैंने बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछा था महेश वर्मा आपसे, फिर आप कहेंगे कि मैं फिर वो उसी पे आ रहा मैं ज्यादती कर रही हूँ। अगर प्रिसाइज सवाल पूछा, क्योंकि अब 8 मिनट मेरे पास बाकी है और मेरे पास 5 मेहमान है। महेश वर्मा, बिल्कुल सीधा सवाल पूछा, जो डैमेज हुआ, सवाल है कि फिर दोहरा देती हूँ, जो डैमेज हुआ उसके कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी को आगे क्या दिखती है? एक मौका था ओडिशा में, वो आपने पूरा कर लिया, दूसरा मौका 30 जून तक। बड़ा सीधा सवाल। सबसे बड़ी जीत यही होगी कि एससी, एसटी और ओबीसी इस क्लास को हम संगठन में उचित स्थान दें, सरकार में उचित स्थान दें, और इनके लिए जो हमने काम किया उसका अच्छे से प्रचार प्रसार हो, ताकि जो आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया गया, गरीबी रेखा से सबसे ज्यादा एससी निकला, एसटी निकला, सबसे ज्यादा उसके जीवन स्तर में सुधार हुआ, उन सब चीजों को ढकने का जो काम इस झूठे प्रचार और प्रसार से हुआ, इस प्रोपेगेंडा से हुआ। विजय जी सही कह रहे हैं। ये मुफीद मौका हो सकता है क्या फिर कि कोई